अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नॉन अलाइन मूवमेंट आज हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको नैम भी कहते हैं, नैम 2.0 वो बन रही है। एक नया अलायंस दुनिया के सामने बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे बन रहा है और ये नैम क्या थी और कब बनता है ये। इसके बारे में कुछ देखेंगे, कहाँ कहाँ पर ये जनरेट जो है वो हो रहा है, कौन कौन सी नेशंस हैं या कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्यों बन रहा है ये, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो इनको आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि जब दो हाथी लड़ते हैं, व्हेन द टू एलिफेंट्स फाइट, इट इज द ग्रास अंडरनीथ दैट सफर्स। ठीक है, जब भी दो हाथी लड़ते हैं तो जो नुकसान होता है वो घास का होता है। ये एक प्रोवर्ब है। इसका मकसद ये है, इसका जो इस जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जब कोई दो बड़े आपस में लड़ते हैं तो जो छोटे होते हैं उनको मार ज्यादा पड़ती है। अब इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो अगेन, क्योंकि एक मेजर इवेंट है रशिया यूक्रेन वॉर, तो मैं उसी के ऊपर आऊंगा। एक साइड पे है यूएस, दूसरी साइड पे है यूएसएसआर, और दोनों मार किसको रहे हैं? यूक्रेन को। ठीक है, दो बड़े हैं, दो हाथी हैं, वो लड़ रहे हैं, और ट्रैम्पल क्या हो रहा है, सफर कौन कर रहा है? गाज, जो कि यूक्रेन है। ठीक है। सिमिलरली जो 1949 से 1991 का जो इरा था उसके अंदर ये जो ग्रास बना था, वो कोरिया था, वो वियतनाम था, वो अफगानिस्तान था। ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई दो बड़ी जो पावर्स होती हैं, जो मेजर पावर्स होती हैं, जो जब भी लड़ती हैं, तो उसके अंदर जो नुकसान होता है वो हमेशा छोटी स्टेट्स को होता है। तो आज हम वो जो छोटी स्टेट्स हैं, अब वो कोशिश करती हैं कि हम इस तरह के रोले में ना ही पड़ें। जब वो ना पढ़ें तो वो फिर एक अपना अलग अलायंस बना लेती हैं। उस अलायंस को, जो पहली कोल्ड वार थी, कोल्ड वार वन, जो कि यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में थी, यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान थी, जो कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर जो जंग थी, उसमें जो पहली जो कुछ इस तरह के नेशंस थे जिन्होंने अपने आप को इन दोनों के ब्लॉक से अलग कर लिया था, उनको कहा गया था नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी नेशंस थी वो उन्होंने उसको ज्वाइन किया और उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कंसिडर कर दिया। सॉरी सर, आप जो मर्जी आता है करें, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं होना। अब अगेन, क्योंकि कोल्ड वार, अब तो दो दो कोल्ड वार स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ के नज़दीक वो हो चुकी हैं। तो जो यूएस और यूएसएसआर, सॉरी रशिया, वो एक अपना अलग अलग ब्लॉक बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जो रीअलाइनमेंट है उसकी भी आपको रीशफलिंग जो है होती हुई नज़र आ रही है। तो इस दौरान में फिर अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपना अलग अलायंस बनाएं, जिसको उसी तरीके से जो कोल्ड वार वन के दौर में जिस तरीके से बनाया गया था, उसी तरीके से एक नया अलायंस बनाए। और हमें इन जो पावर्स हैं, इस ब्लॉक की जो एक चूजिंग है, या जो हमें मतलब कि एक फोर्स किया जाता है कि आप चूज करना है, उससे हम बच जाएं। तो रिवाइवल ऑफ जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, आप इसमें अगर देखें तो वही जो सिचुएशन है वो पहले जिस तरीके से स्टेट्स करती थी। मैनी स्टेट्स इन द ग्लोबल साउथ आर देयर फॉर सीकिंग टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द मिडल ऑफ एनी फ्यूचर बैटल्स बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और सिमिलरली यहाँ पर यूएस एंड रशिया भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इंस्टेड दे आर कॉलिंग फॉर अ रिन्यूअल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। दिस वाज एन अप्रोच एम्प्लॉयड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1950s के अंदर थी। ठीक है। अब इस टाइम अगर केस इन पॉइंट हम रशिया यूक्रेन वॉर देख लें तो आप देखें कि 52 जो स्टेट्स थी, गवर्नमेंट्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डिड नॉट सपोर्ट वेस्टर्न सैक्शंस अगेंस्ट रशिया। ठीक है, रशिया के ऊपर जिस तरीके से यूएस और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो सैंक्शंस लगा रहा है, तो 52 स्टेट्स आउट ऑफ 193 ऐसी हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ये अ मंथ लेटर 82 सदर्न स्टेट्स रिफ्यूज टू बैक वेस्टर्न एफर्ट्स टू सस्पेंड रशिया फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये क्या शो कर रहा है कि हम भाई आपसे एग्री नहीं करते। और इनमें मेजर जो नेशंस हैं आप देखें, इंडोनेशिया,
इंडिया, साउथ अफ्रीका, एथोपिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड मेक्सिको हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें एशिया से भी हैं, ईस्ट एशिया से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं, आपको लैटिन अमेरिका से भी मिलेंगे। मतलब कि 4 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से आपको इस तरह की जो नेशंस हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी। अगर हम हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट देखें तो 1955 के अंदर ये आखिर जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ये है क्या। तो 1955 के अंदर इंडोनेशिया के सिटी बंडुंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके ऊपर इस तरह का एक कंसेप्ट जो है ना वो इमर्ज हुआ था। वहां पर सिर्फ जस्ट एक डिस्कस हुआ था। 6 साल बाद 1961 में एक 120 जो नेशंस थी उन्होंने जो नेम वो बनाई। ठीक है, और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मेजर जो रोल था, जिसको इंटेलेक्चुअल फादर कहा जाता था, वो था जवाहरलाल नेहरू, जिसने ये बनवाया था। उसके बाद दूसरा था तीटू फ्रॉम योगोस्लाविया। ठीक है, और एक और थे मतलब कि ना या शायद इंडोनेशिया के थे, हाँ ये इंडोनेशिया से थे, सुहार्टो। ठीक है, ये इंडोनेशिया से थे। ठीक है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा यूगोस्लाविया के, उसके अलावा इंडिया के, ये जो मेजर थे, इन्होंने इन चीज़ों की बुनियाद रखी, और उससे ये एक जो नया अलायंस था नॉन अलाइन मूवमेंट का, ये सामने आया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान ने यूएस का जो ब्लॉक था उसको ज्वाइन कर लिया था, जबकि इंडिया ने कहा था कि नहीं सॉरी, हमने न्यूट्रल ही रहना है, और वो न्यूट्रल ही रहा था काफ़ी अरसा। ठीक है, उसके बाद जी उस टाइम जो इजिप्ट के प्रॉफिट ऑफ अरब यूनिटी जमाल अब्दुल नसर था, उसने भी इसको बैक किया कि यार ठीक है, आप जो कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से जो कामी नक्रुमा ये गाना से था, ये अफ्रीकन यूनिटी से थे। मतलब कि जितने भी उस टाइम कॉन्टिनेंट्स थे, मतलब कि आप अगर अरब वर्ल्ड देख लें, आप जो आप लाटिन लाटिन अमेरिका देख लें, आप ईस्ट एशिया देख लें, उसके अलावा आप अफ्रीका देख लें, मतलब कि तमाम जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ना, सबसे जो नेशंस थी, उन्होंने अपना एक अलग ब्लॉक बनाया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सॉरी सर, हम आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते, आप जो मर्जी आता है करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो जो ब्लॉक था वो फर्दर उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाया। उसकी रीज़न क्या थी? टू मेंटेन अ कोहेजन, क्योंकि जो नेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद जी कुछ जो नेशंस थी वो किसी न किसी के साथ अलाइन थी। अगर आप इंडिया को ही देख लें, तो इंडिया आप देख लें कि 1962 के बाद उसने यूएस से काफ़ी जो हेल्प ली थी, उसके बाद उसने रशिया से काफ़ी हेल्प ली थी। ठीक है, रशिया के साथ उसका जो अलायंस था वो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था, दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी था, और भी बहुत सी ऐसी नेशंस थी जो कि किसी न किसी तरीके से वो अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर मास्टर्स थी, और मास्टर्स कौन थे? वही वेस्टर्न पावर्स। उसके बाद जी इंटरेस्ट वो अलाइन नहीं करते थे। उसकी रीज़न क्या थी? जियोग्राफी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यहाँ पर ईस्ट एशिया में है, अब यहाँ के जो मसाइल हैं वो अफ्रीका के मसाइल नहीं होंगे, अफ्रीका के जो मसाइल होंगे वो कुछ और तरीके से होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो अरब वर्ल्ड के मसाइल होंगे वो कुछ और होंगे। तो ये जो जियोग्राफी थी वो भी इकट्ठी नहीं थी। यही रीज़न है जो हमारी ओआईसी है उसकी भी एक प्रॉपर यूनिटी और एक प्रॉपर जो हमारा कलेक्टिव अटैक होता है, या वो एक कॉम्बैटिव ऑफेंस है, वो हमारा क्यों नहीं होता। उसकी बैकएंड के ऊपर रीज़न यही है कि हम एक अलग अलग जियोग्राफी के लोग हैं, अलग अलग जियोग्राफी की नेशंस हैं, और हमारा ना कोई एक प्रॉपर अलायंस नहीं बन पाता। उसके बाद जी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी तरतीब दिया जा रहा था उस टाइम, जिस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये मतलब कि मल्टीपल इस तरह की रीजन थी जिसकी वजह से वो जो नैम थी वो प्रॉपर ना काम कर पाई। लेकिन अब जो न्यू नैम है, एक नैम 2.0 जिसको कहते हैं, इट इज़ इन द ऑफिंग, वो बनने जा रही है। उसको अगर हम देखें तो वो किस तरीके से अगर लैटिन अमेरिका की कुछ जो नेशंस हैं उनमें देखें तो दे हैव इग्नोर्ड द वाशिंगटन वार्निंग टू अवॉइड बीइंग बिजनेस विद चाइना। अब चाइना ने के ऊपर जब यूएस की चाइना के साथ जो वॉर्स चल रही थी, ट्रेड वार हो गई, या उसके अलावा जितने भी वॉरफेयर्स हैं, हम इंशाल्लाह यूएस चाइना की जो राइवलरी है और इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर भी जल्द अपनी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं।
तो वो जो उनकी आपस के अंदर वॉर है उसमें जब वेस्ट कहता है, जब यूएस कहता है कि आपने उसके साथ ट्रेड नहीं करनी, तो बहुत सी ऐसी लैटिन अमेरिका की नेशंस हैं जो कि इस चीज़ को ब्लॉक कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो जो एक हवावे का जो इशू चल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी का जो इशू चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी नेशंस हैं जो कि उसके साथ जा रही हैं। उनमें बोल्विया, क्यूबा, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, वेनेजुएला और बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने इवन कि रशिया यूक्रेन वॉर को भी इन्वेजन उसके ऊपर तनकीद भी नहीं की, मतलब कि वो नहीं चाहती कि हम चाइना या जो रशिया है उसको हम किसी भी तरीके से नाराज करें। उसके इसी तरह जो कोलंबिया के फॉरेन सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि वी डोंट वांट टू गो ऑन डिस्कसिंग हु विल बी द विनर ऑफ द और द लूजर ऑफ द वॉर, वी आर आर लूजर्स एंड इन द एंड इट इज ह्यूमन काइंड दैट इज लूजिंग एवरीथिंग। सिमिलरली जो ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था बिल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, वी कैन नॉट कीप ऑन टॉकिंग ओनली ऑफ वॉर। ठीक है, तो इससे ये क्या नजर आता इससे क्या नजर आ रहा है कि मतलब कि वो इन चीज़ों से वो इज्तनाब करना चाह रहे हैं जिस तरीके से दुनिया जा रही है। इसी तरह अगर आसियान स्टेट्स देख लें तो उनका भी मुख्तलिफ जो राय हैं वो हैं, आल्दो के सिंगापुर जो है सैंक्शनड रशिया ओवर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, लेकिन इंडोनेशिया जो है उसने सिर्फ जस्ट कंडेम्ड किया था बट रिजेक्टेड सैक्शंस। ठीक है, म्यांमार बैक्ड द इन्वेजन while Laos, Vietnam refused to condemn Moscow's invasion। अब यहाँ पर जो ईस्ट एशियन या जो आसियान नेशंस हैं उनके ऊपर उनके भी बहुत मल्टीपल स्टांस हैं जो कि वो लेके चल रहे हैं। सिंगापुर अब इनके अंदर डिवीजन भी है, मतलब कि एक ना मल्टी अलाइनमेंट है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनके साथ हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि रशिया, चाइना और इस तरह का जो दूसरा ब्लॉक है उसका पार्ट है। जिस तरीके से सिंगापुर और फिलीपींस हैं, इनके मिलिट्री टाइज हैं या इनके जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए हैं यूएस के साथ। जो म्यांमार है वो इंडिया चाइना के साथ काफ़ी अटैच है। वियतनाम जो है रशिया, इंडिया एंड द यूएस इन दोनों के साथ है। मलाइशिया जो है वो ब्रिटिश वाली साइड पे है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अब अगर आसियान को देखें तो वो अब इनके मेजर जो नेशंस हैं उनके यूएस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके चाइना के साथ भी हैं। अब इनके अंदर फेयर भी है। अब आरईसीपी जो कि उन्होंने रीजनल इकोनॉमिक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो कि एक वो किया हुआ है आसियान प्लस जो 5 कंट्रीज हैं अलोंग विद चाइना। तो ये जो एक मल्टीपल इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन्होंने दुनिया के जो इस टाइम आया रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स करके रख दिया है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो चाहते भी हैं कि हम जो है इन स्टेट्स के साथ रहें, और ये भी नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से वॉर चल रही है वो हो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक अलग अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों से अलग होके हम जस्ट सॉल्यूशंस की तरफ हम रहें, लेकिन हम किसी भी कंट्री के साथ अपने जो रिलेशन हैं उनको ख़राब ना करें। इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी हो रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, उसने कहा है कि इट हैज़ स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट इन जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, रिफ्यूजिंग ऑन सैंक्शंस इट्स ब्रिक्स अलाई ऑन रशिया। सिमिलरली वो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी पार्ट है और ब्रिक्स बैंक का पार्ट है, तो वो कभी भी चाइना के साथ भी अपने जो इश्यूज हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहता। वैसे भी जो चाइना है वो थर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो स्ट्रक्चर है अफ्रीका का, उसके अंदर चाइना का हाथ है जो कि उसने बनवाया है। ठीक है, तो ये जो नमीबिया का जो प्रेसिडेंट है उस उन्होंने भी पिछले दिनों कहा है कि आवर फिक्स इज ऑन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट ऑन शिफ्टिंग द ब्लेम। तो अब इस सारे तनाज़ों से आपको क्या महसूस हो रहा है कि जितने भी नेशंस हैं, चाहे अब वो लैटिन अमेरिका की हों, चाहे वो एशिया की हों, ठीक है, ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया और चाइना है। इंडिया और चाइना जो एक बहुत बड़ी मेजर नेशंस हैं, इवन के इंडिया को कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉक का, लेकिन वो भी रशिया को कंडेम नहीं करता उस तरीके से। अभी उसने ब्लॉक भी किया। ये जो G20 की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये इट वाज इंडिया जिसमें उसने कहा था कि हम जो हैं यहाँ पर बात करने बैठे हैं ट्रेजरी की, हम यहाँ पर वॉर की बात करने नहीं बैठे। तो आप वॉर को छोड़ें और हम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, हमें उनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है जी कि एक ये चाहे इंडिया हो, सॉरी, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अरब वर्ल्ड हो, कहीं पर भी अगर आप देखें
तो majority of the nations, they are against the choosing the sides either US or the Russia, या choosing the sides either US और जो चाइना। तो ये क्यों बन रही हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ये मल्टीपल मैं कई बार आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। पहली बात ये है कि उनकी सोवरेनिटी, कि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई आके रूल करे। दूसरी जो रीज़न है कि वो इनकी ग्रीवेंसेस हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिलेटरल जो अमेरिकन इंटरवेंशन हैं, ग्रेनाडा में हुई, पनामा में हुई, उसके अलावा इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इम्पोज किया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी रशिया और चाइना के साथ। चाइना इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर, जो जिसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद जो रशिया है उसके पास ज़खायर हैं बहुत ज़्यादा गैस के। उसके बाद जी वो प्रेशर, अब क्योंकि वो जब सोवरेनिटी के ऊपर बात आ जाती है तो फिर स्टेट्स जो हैं वो सस्टेन करने लग जाती हैं प्रेशर को। और एक और बात भी है, इंटरनेशनल रिलेशन का ये एक कायदा है, ये कानून है कि नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉट परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इस वक्त उन स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं उसमें ये नहीं है कि हम किसी भी साइड को चूज करें, और ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आज की जो वीडियो थी जी, उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो ग्लोबल साउथ है, जो मेजर जो नेशंस हैं इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, वो किस तरीके से अपना सार उठा रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नया अलायंस बनाएं, ताकि जो आने वाला वक्त है जिसके अंदर जो एक ग्लोबल पावर राइवलरी जो है, जो एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स अगेन इमर्ज हो चुकी है, एक नया जो वर्ल्ड इरा जो एक सामने आ चुका है, उससे अपने आप को बचाया जा सके। तो लेट्स सी जी, ये इसको कौन लीड करता है और कैसे ये जो चीज़ें हैं ये फर्दर जाती हैं। इसके ऊपर अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँगा। फॉर द टाइम बीइंग जी, थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने ये वीडियो देखी। और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, एंड जी ये जो बेल आइकॉन है इसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।